डायनामाइट, तहजीब मेलकम एक्स ने चीखते हुए कहा, लेकिन मेरी निगाहें नौजवान का जायजा ले रही थीं। बड़ी खूबसूरत शख्सियत का मालिक था। बेज़वी चेहरा, कुशादा पेशानी, स्याह आंखें, घुंघरियाले बाल। बदन गो दुबला पतला था, लेकिन उसकी बनावट से अंदाजा होता था कि बिजली की तरह फुर्तीला नौजवान है। नकली वॉल्ट मोबाइल ने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा, ये इस महफूज तरीन इमारत से किस तरह वाकिफ हुए और यहाँ तक कैसे पहुंचे? इमारत के आसपास तो अच्छे खासे लोग फैले हुए हैं। मैं उन लोगों की जाने मुतवज्जे नहीं हुआ। मेरे लिए तो यही काफी था कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन का एक अहम रुकन और फाखरा याकूबी का दस्ते-रास्त इस वक्त मुसीबत में गिरफ्तार है। मेरा जहन बरक़ रफ्तारी से काम कर रहा था कि मुझे उस नौजवान की मदद के लिए क्या करना चाहिए। कोई अहमकाना कदम उठाना किसी तौर मुनासिब नहीं था, इसलिए कोई लंबी चाल ही चलना होगी। मैं किसी भी तरफ मुतवज्जे हुए बगैर सफाकी से उस नौजवान को घूर रहा था। दफतन माइकल जान ने अपना पिस्तौल निकाल लिया। उसकी आंखें खून में डूबी हुई थीं। उस नौजवान की तरफ रुख करके चीखते हुए कहा, इसके बदन में इतनी गोलियां उतार दी जाएं कि इसे सांस लेने की मोहलत तक न मिल सके। मैंने हाथ उठाकर करख्त लहजे में कहा, रुक जाओ माइकल जान, रिवॉल्वर वापस अपनी जेब में रख लो। मेरे लहजे की करख्तगी पर माइकल जान का मुंह बिगड़ गया। उसने अपने साथी कैरन शीमे की तरफ देखा और फिर रिवॉल्वर वापस जेब में रख लिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस नौजवान के करीब पहुंच गया था। जिस मुहाफिज ने उसके सर के बाल पकड़ रखे थे, उसे मैंने हिदायत की कि उसके सर के बाल छोड़ दे। मुहाफिज ने फौरी तौर पर मेरी हिदायत पर अमल किया था। फलस्तीनी नौजवान ने सर को इधर उधर झटका और फिर उसकी तेज निगाहें मेरी तरफ उठ गईं। उन आंखों में शदीद नफरत भरी हुई थी। मैंने उसकी नफरत के इस अंदाज को नजरअंदाज करके सर्द लहजे में कहा, अब तुम अपनी जबान खोल दो। कौन हो तुम और किसकी ईमा पर यहाँ आए हो? इस इमारत के बारे में तुम्हें किस तरह मालूमात हासिल हुई और कितने आदमी अब इसके अतराफ में फैले हुए हैं? उसने एक हल्की सी आवाज मुंह से निकाली और हिकारत भरे अंदाज में रुख बदल लिया, जैसे इन सवालात की उसकी निगाह में कोई वक़्त ही न हो और वो उनके जवाब देने का कोई इरादा न रखता हूँ। मैंने गहरी निगाहों से नौजवान के बिगड़े हुए तेवर देखे। यूं महसूस होता था जैसे वो हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसकी इस कैफियत को कैरन शीमे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। माइकल जान का चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। वो शायद मेरी मुदाखलत से खामोश हो गया था, वरना फौरी तौर पर न जाने उस नौजवान के खिलाफ क्या कार्रवाई कर डालता। जब दूसरी बार भी मेरी बात का उसने कोई खास जवाब न दिया तो माइकल जान बर्दाश्त न कर सका। वो तेजी से उठकर फलस्तीनी नौजवान की तरफ लपका। उसके मुंह से गुस्से भरी आवाजें निकल रही थी। तुम्हारी ये मजाल, मैं तुम्हें 1 मिनट में सीधा कर दूंगा। उसने घूंसा बनाकर फलस्तीनी नौजवान के चेहरे पर मारा, लेकिन जो ही वो उसके करीब हुआ, फलस्तीनी नौजवान ने कमाल महारत से अपने दोनों पांव ऊपर उठाए। चूंकि 2 मुहाफिज उसके बाजुओं का जोर संभाले हुए थे, इसलिए एक लम्हे में वो सब कुछ हो गया जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। नौजवान के दोनों पांव माइकल जान के मुंह पर पड़े और वो बुरी तरह धाड़ता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। जो कुछ हुआ वो इतना अचानक था कि मेरे और दूसरे लोगों की तरह दोनों मुहाफिज भी हैरान रह गए। कैरन शीमे तेजी से आगे बढ़ा और उसने माइकल जान को उठाने की कोशिश की। वो जमीन पर चित पड़ा हुआ था। खासी शदीद जर्ब लगी थी उसके चेहरे पर। उसके सामने वाले दोनों दांत टूट गए थे। रुखसार पर स्याह निशान पड़ गया था। बमुश्किल तमाम उसे सहारा देकर उठाया गया था। मैंने अपना रुख बदल लिया था और फिर मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हें मना कर चुका था माइकल जान, और फिर जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो तुम्हें मेरी आवाज से अपनी आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए। वो बोला, ओके मिस्टर मेकोयाय, आप अपनी कार्रवाई जारी रखें। ये जरा अहमक किस्म का जज्बाती आदमी है। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, बेहतर यही है कि इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। और फिर वापस नौजवान की तरफ मुड़ गया। उससे कहा, तुम अगर अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत समझते हो और ये सोचते हो कि तुम्हारी जबान बंद रह सकेगी, तो इस गलतफहमी को दिल से निकाल दो। जो कुछ तुमसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। मैं आखिरी बार तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूँ। नौजवान ने हिकारत से जमीन पर थूक दिया और वैसे ही नफरत भरे लहजे में बोला, तुम लोग कुत्ते हो। मैं तुम्हें सड़कों पर भौंकने वाले कुत्तों से ज्यादा अहमियत नहीं देता। अगर तुम मेरे बारे में यही जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो इसका तुम्हें अंदाजा है। मेरा ताल्लुक अजीम फलस्तीन से है और मैं उसकी बका के लिए जिद्दोजहद कर रहा हूँ। वॉल्ट मोबाइल जैसे बेजमीर और बेगैरत किस्म के लोग इसराइलियों को अपने दामन में पनाह देते हैं। ये इसराइली वहशी फलस्तीन की सरजमीन पर तो जो कुछ कर रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन उनके घिनौने मकासद आधी दुनिया में फैले हुए हैं। ये हर जगह अपने लिए रास्ते हमवार करते हैं। तुम लोग उस एटॉमिक प्लांट के बारे में जानते हो जो वॉल्ट मोबाइल को कठपुतली बनाकर यहाँ इसराइली मफादात के लिए काम कर रहा है।
ذرا اس کی اہمیت پر غور کرو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف فلسطینی عربوں ہی کے خلاف سازش نہیں ہو رہی، بلکہ نہ جانے کون کون اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ ہم اسرائیل کے قدم محدود کر دینا چاہتے ہیں، ہم اسے پھیلنے نہیں دینا چاہتے، اور تم سب لوگ جو مختلف قوموں اور مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہو، کتوں کی طرح اپنے سامنے پھینکی جانے والی ہڈیوں کی طرح بلبلاتے چلے آتے ہو، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ تمہاری ان کوششوں سے دوسروں کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، میں آزادی فلسطین کا مجاہد ہوں، فلسطینی تنظیم سے میرا تعلق ہے، اور میں تم سب کو ڈائنامائٹ سے اڑا دینا چاہتا تھا، یہی تھا میرا مقصد۔ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے نا، صرف مجھے، لیکن تمہیں اندازہ نہیں کہ میرے جیسے نہ جانے کتنے سرفروش تمہاری فکر میں سرگرداں ہیں، اور والٹو موبائل، تو ان بے ضمیر لوگوں کے ہاتھوں کٹ پتلیوں کی طرح کھیل رہا ہے، مگر یاد رکھ ایک دن بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا۔ یہ میری پیشن گوئی ہے، میرے لاکھوں ساتھی زندہ ہیں اور میں ان کے درمیان ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ میں تم سب لوگوں کو موت کے گھاٹ نہ اتار سکا، میں تم سب کو فناہ نہیں کر سکا۔ اس کے لہجے میں شیروں جیسی غراہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں بے خوفی کی تیز چمک تھی۔ مجھے اس کا تمتماتا ہوا چہرہ اور دمکتی آنکھیں دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ واقعی نڈر اور دلیر لڑکا تھا، اور اس وقت ان لوگوں کے درمیان بری طرح گھر چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کیرن شیمے اور مائیکل جان اس کی ایک لمحے کی زندگی بھی نہیں چاہتے ہوں گے، اور میرا یہ اندازہ درست ہی نکلا۔ کیرن شیمے نے مائیکل جان کو سہارا دے کر اٹھایا، اس کے منہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ ابھی تک وہ کیرن شیمے کے ساتھ باہر نہیں گیا تھا۔ اس نے آستین سے ہونٹوں کا خون صاف کیا اور دفتن اچھل کر اس نوجوان کی طرف آیا۔ اب وہ غصے سے بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے ایک گھونسا نوجوان کی پیشانی پر جڑ دیا، اور اس وقت محافظوں نے نوجوان کے بازو چھوڑ دیے۔ میں نے خونی نگاہوں سے مائیکل جان کو دیکھا۔ کیرن شیمے نے بھی فوراً آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تھا تاکہ مائیکل جان کو نوجوان سے دور ہٹا دے، لیکن میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ پھر میں نے کہا، مائیکل جان نے میری وارننگ کے باوجود یہ حرکت کی ہے، میرا خیال ہے کہ اسے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع دو۔ فلسطینی نوجوان کا جوش، اس کا انداز اور اس کے تیور دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مائیکل جان کے لیے ایک خطرناک دشمن ثابت ہوگا۔ مائیکل جان کو اپنی اس حماقت کی سزا ضرور ملنی چاہیے تھی۔ دوسرا اشارہ میں نے محافظوں کو کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ محافظوں سے آزادی پاتے ہی فلسطینی نوجوان نے اپنے دونوں بازو جھٹکے اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ مائیکل جان اس کے مقابلے میں کافی مضبوط اور توانا تھا۔ وہ خون تھوکتے ہوئے ٹکٹکی باندھے چند لمحوں تک اسے گھورتا رہا، اور پھر دفتن اس نے چھلانگ لگائی۔ فلسطینی نوجوان نے انتہائی مہارت سے اپنے آپ کو بچایا۔ وہ قطعی خوفزدہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ باقی تمام لوگ ایک دم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ فلسطینی نوجوان مائیکل جان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دفتن کیرن شیمے نے اپنی قوم کی روایتی بزدلی اور شیطنت سے کام لیتے ہوئے عقب سے نوجوان پر حملہ کیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر لگا دیا۔ نوجوان نے بچنے کی کوشش کی، لیکن گھونسا اس کے کان پر پڑا، چنانچہ اس کا کان پھٹ گیا اور خون تیزی سے بہنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ مائیکل جان نے جو کیرن شیمے کو بھی مصروف عمل دیکھا تو وہ کسی خونخوار چیتے کی طرح نوجوان پر جھپٹا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک زوردار ٹکر نوجوان کے سینے پر لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو واقعہ پیش آیا وہ غیر متوقع اور حیرتناک تھا۔ نوجوان جو کان کی چوٹ سے گھبرا سا گیا تھا اور بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دیوار سے ہٹنا اس کے بس کی بات نہ ہو، وہ دفتن اپنی جگہ سے ہٹا اور مائیکل جان کا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا۔ اس کا نتیجہ جو کچھ ہونا تھا وہی ہوا۔ مائیکل جان نے دیوار کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ نیچے آ رہا۔ نوجوان نے ایک دم سے رخ بدلا اور اس بار اس نے کیرن شیمے پر حملہ کر دیا۔ وہ سرکس کے بازیگر کی طرح اچھلا اور اس کی دونوں ٹانگیں کیرن شیمے کے سر پر پڑیں۔ کیرن شیمے ضرب لگتے ہی بری طرح ڈگمگایا اور سنبھلنے کی کوشش میں فرش پر آ گرا۔ فلسطینی نوجوان بھی نیچے گر گیا تھا، لیکن پھر وہ پھرتی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا کیرن شیمے کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ ایک بار پھر اچھلا اور اس نے اپنے جوتوں کی ضرب کیرن شیمے کی پیشانی پر لگائی۔ کیرن کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور اس نے تل ملا کر اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑنا چاہا، لیکن نوجوان اس دوران پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے کان سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ جوش انتقام میں اپنی اذیت کو فراموش کر چکا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے جھک کر کیرن شیمے کی ٹانگ پکڑی اور اس کو دوہرا کر کے اپنے بدن کا پورا دباؤ اس پر ڈال دیا۔ کیرن شیمے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے فوہش گالیاں نکل رہی تھیں۔ محافظ پریشان نگاہوں سے اس کی شکل دیکھنے لگے، لیکن یہاں کون تھا جو انہیں ہدایات دیتا؟ جنرل ٹیرس کے بارے میں مجھے علم تھا کہ وہ دل سے والٹو موبائل کے خلاف ہیں۔
दूसरी तहजीब मेलकम एक्स थी, जो कैथी ब्राउन की हैसियत से मौजूद थी और वॉल्टर मोबाय को सहारा दिए हुए थी। वॉल्टर मोबाय तो था ही तहजीब का आदमी, चुनाचे वो इस मामले में क्या दखल देता। बाकी ये दोनों रह गए थे जिन्हें इनकी इस हरकत की सजा मिलना चाहिए थी। माइकल जान की तो हालत ही खराब हो गई थी। मालूम नहीं उसके सर की चोट कितनी शदीद थी, लेकिन अब कैरन शीमे भी मुसीबत में फंस गया था। फलस्तीनी नौजवान ने कैरन शीमे के सर के बालों को मुट्ठी में पकड़ा और उसका सर ऊपर उठाया और पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा। आवाजें खासी दहशतनाक थीं। यूं लगता था जैसे जमीन पर पत्थर गिर रहे हैं। मैंने दुस्दीदा निगाहों से जनरल टेरिस की तरफ देखा। वो बेहिस्सो हरकत खड़ा था और उसके अंदाज से ये पता नहीं चलता था कि वो इस मामले में मुदाखलत करना चाहता है या नहीं। सर पर जरबे लगने से कैरन शीमे भी नीम जान हो गया। दफतन फलस्तीनी नौजवान ने हलक से जोरदार आवाज निकाली। उसने भारी भरकम कैरन शीमे को बालों से पकड़कर उठाया और उसे लेकर दौड़ता हुआ दीवार के करीब पहुंच गया। देखते देखते उसने वहशी दरिंदों की तरह उसे दीवार से दे मारा। कैरन शीमे के हलक से दर्दनाक चीखें निकलने लगी थीं। अब वो फुहश कलामी भी भूल चुका था। चीखते चीखते उसने कहा, मदद, बचाओ। लेकिन वहां मौजूद अफराद में से किसी ने उसकी मदद नहीं की और फलस्तीनी ने पूरी कुव्वत से नीम जान और निठाल कैरन शीमे का गला दबा दिया। चंद लम्हों तक कमरे में गड़गड़ाहट की आवाजें उभरती रहीं। शीमे का पूरा बदन मुतहर्रिक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी मज़ाहमत जवाब दे गई और वो बेहिस्सो हरकत हो गया। कमरे में मौजूद मुहाफिज मुतहय्यराना अंदाज में मुंह फाड़े खड़े उस खूनी को देख रहे थे। चूंकि मैंने उन्हें मुदाखलत के लिए मना कर दिया था, इसलिए वो साकित और जामिद खड़े हुए थे। नौजवान ने इंतहाई बेखौफी और दलेरी से हम में से हर शख्स की शक्ल देखी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ दीवार से जा लगा। फिर उसने कहा, तुम लोग मेरे साथ जो सलूक करना चाहते हो उसके लिए आजाद हो। मैं बुज़दिलों की तरह इस मौके से फायदा उठाकर फरार की कोशिश नहीं करूंगा। जनरल टेरिस ने मुहाफिजों की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, इसे गिरफ्तार कर लो। वो तीनों मुहाफिज नौजवान पर टूट पड़े और फिर उन्होंने नौजवान को पहले की तरह कस दिया। मैंने वॉल्टर मोबाय और कैथी ब्राउन की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, इस वक्त मजीद कोई प्रोग्राम जारी रखना मुमकिन नहीं है। बेहतर यह होगा कि आप मिस्टर वॉल्टर मोबाय को वापस उनकी रिहाइश गाह पर ले जाएं। मैं जरा जनरल टेरिस के साथ मसरूफ हूँ। कैथी ब्राउन ने गर्दन हिला दी। जनरल टेरिस ने एक निगाह मुझे देखा और फिर बोला, बेहतर होगा मिस्टर मिकोयाय कि आप खुद मिस्टर मोबाय को उनकी रिहाइश गाह तक पहुंचा दें। उन दोनों ने यह भी तो इशारा किया था कि बाहर उसके और साथी भी देखे गए हैं। फौरी तौर पर कोई और हादसा भी पेश आ सकता है। मैंने मुस्कुराती निगाहों से जनरल टेरिस को देखा और फिर गर्दन हिलाकर बोला, ओके जनरल, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद आपसे महल ही में मुलाकात करूंगा। वो बोला, मैं इसके लिए कोई माकूल बंदोबस्त करके अभी वापस पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, फिलहाल आप उसे सिर्फ कैद करेंगे, मुझे उससे बहुत सी मालूमात हासिल करना है। बेहतर ये होगा कि इसका जख्म भी देख लिया जाए। जनरल टेरिस ने जवाब दिया, ठीक है। और मैंने कैथी ब्राउन और वॉल्टर मोबाय को अपने साथ चलने की पेशकश की और उन्हें बड़े एहतराम के साथ वापस उनके महल में ले आया। रास्ते में किसी किस्म की कोई मज़ाहमत या ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी जो काबिल तवज्जो होती। उन दोनों को अपनी जगह पहुंचाने के बाद मैं फौरन वहां से निकल आया। मैं ज़हनी उलझनों का शिकार था। पता नहीं जनरल टेरिस उस नौजवान के साथ क्या सलूक करे। उससे फौरी राब्ता कायम करना जरूरी था। मैं जनरल टेरिस का इंतजार करने लगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। जनरल खुद ही मेरी रिहाइश गाह पर पहुंचा था। मैंने पुरतपाक अंदाज में उसका इस्तकबाल किया और उसे अंदर ले आया। फिर मैंने पूछा, फलस्तीनी नौजवान आपने कहाँ कैद किया है जनरल? जनरल टेरिस ने जवाब दिया, एक मखसूस कैद खाने में। आप मुतमईन रहें, वो वहां से फरार नहीं हो सकेगा और ना ही फरार करवाया जा सकेगा। मैंने पूछा, उसके जख्मों वगैरह की देखभाल के लिए आपने कोई माकूल बंदोबस्त किया है? जनरल टेरिस ने कहा, हाँ, आप इत्मीनान रखें मिस्टर मिकोयाय, वो शदीद जख्मी नहीं है। मैंने उसके जख्मों की मरहम पट्टी करवा दी है। मैंने पूछा, उन दोनों की क्या पोजीशन है? जनरल ने सुकून से जवाब दिया, दोनों की लाशें ठिकाने लगा दी गई हैं। मैं उछल पड़ा, ओह, तो क्या वो दोनों? जनरल बोला, हाँ, वो उसी जगह मर चुके थे। मैंने कहा, लेकिन जनरल, उनकी इस तरह मौत हमारे लिए बहुत सी उलझने पैदा कर देगी, खास तौर पर वो मुहाफिज। उनके जरिए ये बात मंजर आम पर आ सकती है। जनरल बोला, उस खुफिया मीटिंग के लिए मुहाफिजों का बंदोबस्त मैंने किया था। कैरन शीमे को शायद कहीं से उस फलस्तीनी नौजवान के बारे में इशारा मिला था, इसलिए वो उसके पीछे लग गया। उसकी ये कार्रवाई हमारे हक में थी, लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ किया वो खालिस ज़ाती इनाद की बुनियाद पर था। मुहाफिजों को हिदायत कर दी गई है कि वो इस वाक़े को भूल जाएं और वो भूल जाएंगे। मैंने पूछा, आप मुतमईन हैं? जनरल ने कहा, इन्हें जहन से निकाल दीजिए मिस्टर मिकोयाय। मैंने कहा, वैसे इस वाक़े के बारे में आपका क्या ख्याल है जनरल? वो बोला, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है,
फलस्तीनी छापामार उस इसराइली एटमी प्लांट की फिक्र में यहाँ काफी अरसे से काम कर रहे हैं जो मिस्टर वॉल्ट मोबाइल की निगरानी में तकमील पाया है। मैंने पूछा ये एटमी प्लांट कहाँ वाक़ है। वो बोला इस सिलसिले में तमाम मालूमात खुफिया रखी गई हैं और चूंकि मेरा कोई ताल्लुक बराह रास्त उन बातों से नहीं था इसलिए मैंने इसमें दखल नहीं दिया। मैंने कहा जनरल टेरिस क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि वॉल्ट मोबाइल मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा आप पर एतबार करता है। वो बोला हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि मिस्टर मोबाइल मुझे खुसूसी अहमियत देते हैं। मैंने कहा उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि एटमी प्लांट की असल जगह का आपको इल्म नहीं। जनरल टेरिस ने कहा आप क्या समझते हैं मिस्टर मिकोयाय, अगर मिस्टर वॉल्ट मोबाइल मुझ पर एतमाद करते हैं तो मैं किसी भी शख्स को खा वो कितनी ही बड़ी हैसियत का मालिक क्यों ना हो उनके किसी राज से आगाह कर सकता हूँ। मैंने कहा आप एक काबिल फख्र आदमी हैं जनरल, मैं आपकी इस बात की दिल से कदर करता हूँ। जनरल ने किसी कदर खुश्क लहजे में कहा मेरे लिए और क्या हुक्म है मिस्टर मिकोयाय। मैंने कहा आपसे इसी सिलसिले में कुछ बातें करना थी। फलस्तीनी नौजवान के हाथों उन दोनों का कत्ल आपके ख्याल में क्या हैसियत रखता है। जनरल ने कहा मिस्टर मिकोयाय आपने देखा कि मैं सिर्फ उन मामलात में मुदाखलत करता हूं जिनकी मुझे इजाजत दी जाती है। मिस्टर वॉल्ट मोबाइल वहां मौजूद थे, वो अपने तौर पर कोई भी हुक्म जारी कर सकते थे और अगर वो मुझे कोई हुक्म देते तो फिर मैं इस सिलसिले में मुदाखलत करता। वैसे मेरा अपना एक अंदाजा है। मैंने दिलचस्प निगाहों से जनरल टेरिस को देखते हुए कहा वो क्या। जनरल ने कहा आपने उन दोनों की मौत में खासी दिलचस्पी ली थी और शायद आप अंदाजा कर चुके थे कि वो फलस्तीनी नौजवान उन दोनों पर भारी पड़ेगा। हालांकि ये दोनों मामूली हैसियत के मालिक नहीं थे लेकिन फलस्तीनी गोरिलों को जिस अंदाज में तरबियत दी जाती है वो उन्हें फौलाद बनाती है और आपने उस फौलाद को अच्छी तरह से जांच लिया था। जनरल टेरिस की तेज और चमकदार निगाहें मेरी तरफ निगरान थीं लेकिन मेरे होंठों की मुस्कुराहट उसे परेशान कर रही थी। उसका ख्याल था कि उसके इस इंकिशाफ पर मैं परेशान हो जाऊंगा लेकिन मेरी आंखों में या मेरे चेहरे पर परेशानी का कोई शायबा भी नहीं था। मैंने कहा हाँ शायद आपका ये ख्याल दुरुस्त है जनरल। जनरल बोला सवाल कर सकता हूँ मिस्टर मिकोयाय कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा जनरल हमारे दरमियान बहुत सारे मामलात मोहतात अंदाज में चल रहे हैं, जाहिर है मैं इस बात का जवाब आपको नहीं दूंगा। जनरल बोला ठीक है मैं इस बात पर इसरार भी नहीं करूंगा। वैसे आप उस फलस्तीनी नौजवान से क्या मालूम करना चाहते हैं। मैंने कहा यह भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आपके लिए एक पैगाम है मेरे पास। जनरल टेरिस ने सवाल किया पैगाम, किसका पैगाम। मैंने कहा जनरल जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुने। आपको एक जगह पहुंचना है रात के किसी भी हिस्से में या कल दिन में किसी भी वक्त। जनरल टेरिस कुछ चौंका हुआ सा था, बोला कहाँ। मैंने कहा उस जगह का नाम साउथ पार्क हेवन है। जनरल के बदन में एक लम्हे की लर्जिश पैदा हुई थी लेकिन उसने अपने चेहरे से किसी किस्म के तरद्दुद का इजहार न होने दिया और पुरख्याल अंदाज में ठोड़ी खुजाते हुए बोला साउथ पार्क हेवन। मेरा ख्याल है मैं उस इलाके और उस इमारत के बारे में जानता हूँ लेकिन वहां से ये पैगाम किसने दिया है। मैंने कहा मैं नहीं जानता, बस मुझसे इस बारे में दरखास्त की गई थी और मैंने वो दरखास्त आप तक पहुंचा दी। जनरल ने कहा आप हवा में तीर चला रहे हैं मिस्टर मिकोयाय, मैं नहीं समझ सकता कि आपने उस इमारत का हवाला क्यों दिया है। उसकी आवाज में कोई खास बात जरूर थी जिसे मैंने बखूबी महसूस किया और उसके बाद मुझे यूं लगने लगा जैसे जनरल मेरी तरफ से मोहतात हो गया हो। मैंने कहा आपको वहां जरूर जाना है जनरल, अगर जरूरत महसूस करें तो टेलीफोन पर वहां मौजूद उस शख्सियत से बातचीत कर सकते हैं जिसने आपके लिए पैगाम दिया है। जनरल ने कहा खैर मिस्टर मिकोयाय मैं नहीं जानता कि आपके जहन में क्या है, मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैंने कहा ओके जनरल मेरी बात पर गौर कर लेना। जनरल टेरिस कोई जवाब दिए बगैर बाहर निकल गया लेकिन मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि जनरल के जहन में मेरे लिए कुछ शुकुक व शुबहात पैदा हो गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।